सेल्यूलर बायोलॉजी नाम सुनते ही शायद किताबों में छपे वो बोरिंग और रटने वाले डायग्राम याद आते होंगे, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम चीजों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक सेल या कोशिका को सिर्फ एक चित्र की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते माइक्रो सिटी या सूक्ष्म शहर की तरह सोचिए। इस शहर की हर एक बिल्डिंग, हर एक सड़क का हमारी सेहत से, बीमारियों से और उनके इलाज से सीधा कनेक्शन है। अगर इस छोटे से शहर में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर मरीज पर पड़ता है। तो चलिए सेल बायोलॉजी के इस किताबी ज्ञान को एक बेहद काम की क्लिनिकल टूल किट में बदलते हैं और इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव होंगे सेल थ्योरी के बेसिक फंडे, मेम्ब्रेन गेटकीपर यानी कोशिका के दरवाजे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, अलग-अलग ऑर्गेनेल और उनका क्लिनिकल काम, और आखिर में सेल का बंटवारा और खुद को ढालने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल थ्योरी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की। देखिए, सेल थ्योरी के 4 बड़े नियम हमें बताते हैं कि जीवन, आनुवंशिकता और बीमारियों की सबसे छोटी और अहम इकाई कोशिका ही है। दुनिया का हर जीव इन्हीं कोशिकाओं से बना है और हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही जन्म लेती है। अब इन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो बहुत ही सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी यानी मानव कोशिकाएं, जिन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। ये काफी एडवांस और जटिल होती हैं, जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस और कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। और हाँ, हमारा पूरा क्लिनिकल फोकस इन्हीं एडवांस मानव यूकैरियोटिक कोशिकाओं पर ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस माइक्रोसिटी की बाहरी दीवार यानी मेम्ब्रेन गेटकीपर को समझते हैं। सेल की बाहरी झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल किसी शहर के सख्त सिक्योरिटी गार्ड या गेटकीपर की तरह काम करती है। ये तय करती है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। ये झिल्ली एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे इसमें कुछ अणु हैं जिनके सिर को पानी बहुत पसंद है, लेकिन उनकी पूंछ पानी से दूर भागती है। इसी दीवार के बीच बीच में कई खास प्रोटीन भी फंसे होते हैं जो चैनल या रास्ते का काम करते हैं। इसके बाहरी हिस्से पर कार्बोहाइड्रेट की एक चेन भी होती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये सेल की पहचान और हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। अब मजे की बात यह है कि कुछ चीजें तो बिना किसी मेहनत के आराम से अंदर बाहर आ जा सकती हैं, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन कुछ खास चीजों को अंदर खींचने के लिए सेल को अपनी ऊर्जा यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा क्लिनिकल सवाल उठता है। सोचिए, अगर मेम्ब्रेन का सबसे मुख्य एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सोडियम पोटेशियम पंप अचानक से काम करना बंद कर दे तो इस शहर का क्या होगा? जवाब बहुत ही सीधा और खतरनाक है। सेल्यूलर सूजन और दिल की धड़कन में बदलाव होता यह है कि जैसे ही ये पंप रुकता है, सेल के अंदर सोडियम जमा होने लगता है और जहां सोडियम जाता है, पानी उसके पीछे पीछे चला आता है। नतीजा, कोशिका गुब्बारे की तरह सूजने लगती है। लेकिन क्लिनिकल दुनिया में इसका एक बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल भी है। डिगॉक्सिन नाम की एक दवा जानबूझकर इसी पंप को धीमा कर देती है। इससे सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और दिल की मांसपेशियां और भी ज्यादा ताकत से सिकुड़ने लगती हैं। है ना कमाल की बात? कैसे एक छोटे से मेम्ब्रेन पंप का सीधा कनेक्शन हमारी कार्डियक केयर से जुड़ा है। चलिए अब इस झिल्ली से अंदर की तरफ चलते हैं, सीधे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की ओर। न्यूक्लियस ये इस पूरे शहर का हेडक्वार्टर है। यहीं पर हमारी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट यानी डीएनए पूरी तरह से सेफ रहता है। ये कंट्रोल रूम एक डबल लेयर वाली झिल्ली से ढका होता है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके ठीक बीच में न्यूक्लियोलस होता है, जो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ डीएनए भी 2 तरह से रहता है। एक है यूक्रोमैटिन, जो एकदम एक्टिव है और लगातार प्रोटीन बनाने के निर्देश दे रहा है, और दूसरा है हेटेरोक्रोमैटिन, जो एकदम टाइट पैक्ड और शांत रहता है। इस हेडक्वार्टर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डीएनए में सिर्फ एक छोटी सी गड़बड़ी, बस एक पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल डिजीज जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, जो पूरे शरीर को हिलाकर रख देती है। अब समय है उन मशीनों को देखने का जो इस शहर को चलाती हैं, यानी ऑर्गेनेल और उनकी क्लिनिकल अहमियत। हेडक्वार्टर से ऑर्डर तो मिल गए, लेकिन उन पर काम कौन करेगा? इसके लिए सेल के पास कई खास हिस्से होते हैं। राइबोसोम को आप इस शहर की असली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री समझ सकते हैं, जहां प्रोटीन बनते हैं।
जब ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ईआर के साथ जुड़ जाते हैं तो ये वो स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें सेल के बाहर एक्सपोर्ट किया जाना है। और एक्सपोर्ट करने से पहले पार्सल कहाँ जाता है? सीधे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्जी बिल्कुल हमारे किसी पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। ये प्रोटीन को अच्छे से पैक करता है, उस पर सही पता या लेबल लगाता है और उसे उसकी सही मंजिल के लिए शिप कर देता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही जरूरी ऑर्गेनेलिया मौजूद हैं, जैसे स्मूथ आरआर। इसमें कोई राइबोसोम नहीं चिपके होते। इसका काम है लिपिड बनाना और शरीर से जहरीले तत्वों को साफ करना, यानी डिटॉक्स करना। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, जो लोग लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनके लिवर में इसी स्मूथ आरआर की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे उन पर कई दवाओं का असर होना ही कम हो जाता है। फिर आते हैं लाइसोसोम, जो सेल के कचरा निस्तारण या पाचन तंत्र का काम करते हैं। अगर किसी इंसान में लाइसोसोम के खास एंजाइम की कमी हो जाए तो सेल के अंदर कचरा जमा होने लगता है, जिससे टे सैक्स जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। और हाँ, पेरोक्सिसोम भी हैं, जो हानिकारक फैटी एसिड्स और टॉक्सिन्स को ऑक्सीडाइज करके खत्म करते हैं। अब इन सारी फैक्ट्रियों और पोस्ट ऑफिस को चलाने के लिए बिजली यानी ऊर्जा तो चाहिए ही। इसी ऊर्जा से जुड़ा एक जिंदगी और मौत का सवाल है। साइनाइड जैसा खतरनाक जहर आखिर पल भर में इंसान के दिल को कैसे रोक देता है? इसका जवाब सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में छिपा है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाते हैं। साइनाइड क्या करता है? ये सीधा जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 4 को पूरी तरह चोक कर देता है। जैसे ही ये ब्लॉक होता है, एटीपी बनना तुरंत बंद हो जाता है। ऊर्जा नहीं तो सेल्यूलर हाइपोक्सिया हो जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप ठप पड़ जाता है और देखते ही देखते कोशिकाएं और दिल काम करना बंद कर देते हैं। ये मेडिकल इमरजेंसी का शायद सबसे खौफनाक और सटीक उदाहरण है। इस पूरे माइक्रोसिटी को पिचकने से बचाने और इसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करता है साइटोस्केलेटन। ये बिल्कुल किसी बिल्डिंग के पिलर्स या मचान की तरह है। इसमें माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो मसल्स को सिकुड़ने में मदद करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो चीज़ों को उनकी जगह पर मजबूती से बांधे रखते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेल के बंटवारे के वक्त बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। क्लिनिकली ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैक्लिटैक्सेल जैसी कीमोथेरेपी दवाएं सीधा इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स पर हमला करती हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स काम नहीं करेंगे तो कैंसर सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा और वहीं रुक जाएगा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेल का विभाजन और उसका अनुकूलन। शरीर के विकास और टूट-फूट की मरम्मत के लिए सेल का डिवाइड होना, जिसे माइटोसिस कहते हैं, बेहद ज़रूरी है। ये एक बहुत ही सधी हुई प्रक्रिया है जो 4 स्टेप्स में होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जब ये पूरी होती है तो हमारे पास एक की जगह 2 बिल्कुल हूबहू डिप्लॉयड कोशिकाएं होती हैं। जैसा हमने अभी बात की, कीमोथेरेपी दवाएं इसी सटीक प्रक्रिया में बीच में टांग अड़ाती हैं ताकि ट्यूमर आगे ना बढ़ सके। लेकिन क्या हो जब किसी सेल का समय पूरा हो जाए या वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए? उसकी मौत के 2 तरीके हो सकते हैं और क्लिनिकल नज़रिए से दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला तरीका है एपोप्टोसिस। ये एक बहुत ही साफ सुथरी प्रोग्राम की गई सुसाइड है। सेल शांति से खुद को खत्म कर लेता है और आसपास कोई भी इन्फ्लेमेशन या सूजन नहीं होती। दूसरा तरीका है नेक्रोसिस। ये एकदम अनियंत्रित और हिंसक है। इसमें सेल अचानक फट जाता है, उसका सारा कचरा बाहर बिखर जाता है और आसपास के टिश्यू में भयंकर सूजन आ जाती है। क्लिनिक में एपोप्टोसिस एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन नेक्रोसिस हमेशा किसी न किसी बीमारी या गंभीर चोट का अलर्ट होता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे एक नज़र में समेट लेते हैं। एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। मेम्ब्रेन हो गया हमारा गेटकीपर, जो ट्रांसपोर्ट संभालता है। न्यूक्लियस है कंट्रोल सेंटर, जहां डीएनए सेफ है। राइबोसोम हमारी फैक्ट्री है, जो प्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी हमारा पोस्ट ऑफिस है, जो पैकेजिंग करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा पावर हाउस, जो एटीपी की सप्लाई से इस पूरे शहर को जगमगाता रखता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। भविष्य की नई मेडिकल खोजें सेलुलर बायोलॉजी को लेकर हमारी समझ को और कितना बदलेंगी? आज हमने जो भी जाना है वो तो बस एक झांकी है। जैसे जैसे नई दवाइयाँ और टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वो इन छोटी छोटी कोशिकीय संरचनाओं को और भी बारीकी से टारगेट करेंगी। ये माइक्रो दुनिया हमारे जीवन के कई अनसुलझे रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है।
इन बेसिक बातों को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि कल के मेडिकल साइंस को समझने के लिए ज़रूरी है। हमारे साथ इस शानदार सफ़र का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और विज्ञान के इन छोटे छोटे चमत्कारों पर नज़र